नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन, जहां आपके लिए ढेर सारी खबरें हैं, ताज़ा और अपडेटेड दोनों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में आज हुई मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 380 तो निफ्टी 76 पॉइंट गिरकर बांध। ऑटो, आईटी, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में रहा दबाव, तो इंफ्रा, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली, लेकिन फार्मा, एनर्जी और मेटल इंडेक्स बढ़त पर हुए बंद। चुनावी साल के बावजूद फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार सचेत। बजट में वित्तीय घाटा और ना बढ़ाने पर जोर। टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स रेवेन्यू और सरकारी कंपनियों की कमाई बढ़ने की उम्मीद। देश भर के ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे। हिट एंड रन की सजा कठोर किए जाने के विरोध में बेमियादी हड़ताल। दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल समेत जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिची एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी लॉन्च। कहा, एक साल में 400 बार तमिलनाडु आए केंद्रीय मंत्री। तमिलनाडु के तेज विकास से ही होगा भारत का तेज विकास। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। सूत्रों के हवाले से खबर। कल गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के नेता दे सकते हैं नीतीश के नाम का प्रस्ताव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत वितरण शुरू। देश भर में घर घर रामलला की तस्वीर और अक्षत बांट रहे कार्यकर्ता। 22 जनवरी को राम के रंग में रंगने की तैयारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बाजार के साथ। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन भी बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 389 अंक गिरकर 71,892 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 76 अंक गिरकर 21,666 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली इंफ्रा, एफएमसीजी शेयरों में रही। फार्मा, एनर्जी, मेटल इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए। आइए मार्केट का हाल हम समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, बताइए आज बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि वॉलेटिलिटी निफ्टी फ्रंट पर थी। निफ्टी बैंक एक तरफा गिरावट के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। स्लाइटली रिकवरी आई, निफ्टी में हायर लेवल दिखाए भी, लेकिन फिर वापस बिकवाली ऊपरी स्तरों से। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट में थे। एक समय में 1800 शेयर दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। स्लाइटली रिकवरी वहां पर भी आई, लेकिन फिर भी दबाव के साथ ही मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज स्टार था मेटल, स्टार था फार्मा। जोरदार तेजी फार्मा सेक्टर शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा केमिकल शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन अदानी समूह रादर आज वहां पर भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन बाकी मेजरली ऑटो में प्रेशर प्रिवेल कर रहा है। अभी भी आईटी में थोड़ा बहुत प्रिवेल कर रहा है प्रेशर। बैंक्स में दबाव था। तो इस तरह से एक मिला जुला सा कामकाज रहा, लेकिन जानकार मान रहे कि अभी कोई खास प्रेशर नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कि एक बढ़िया तेजी हम ऑलरेडी देख कर आए भी है। जी सुमित, तो एक्शन इन सबके बीच में कहाँ रहा? कौन कितना चढ़ा, कौन कहाँ गिरा? तो आज एक फार्मास्यूटिकल का दिन था, तो सबसे ऊपर निफ्टी के टॉप गिनर्स में आपको डीवी स्लैब भी दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 4000 के ऊपर स्टॉक कामकाज करते हुए। अदानी समूह से अदानी पोर्ट 3% तेजी, फार्मा से ही सन फार्मा और कोल इंडिया 3% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर 3.5% नीचे, M&M करीब 3% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% नीचे और L&T करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में आलोक इंडस्ट्रीज, न्यूज फ्लोज के बीच में 20% सर्किट लगा। सन फार्मा एडवांस 10% ऊपर, लेमन ट्री करीब 10% ऊपर और ग्लेनमार्क लाइफ 9% का उछाल यहां देखने को मिला। एनएलसी इंडिया गिरने वाले शेयरों में 4% नीचे, 360 करीब 4% नीचे, टीम ली 3.5% नीचे और बालाजी एमाइन 3% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। फार्मा का दिन था, तो लुपिन, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ग्लैंड सबके सब जोरदार तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, मिड कैप, आईटी और बैंकिंग स्पेस में पैसे बन सकते हैं, ऐसा कहना है कैरलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का। उन्होंने आगे कहा कि वे 3 से 4 साल के लिए फार्मा सेक्टर पर बुलिश है। निवेशक इस सेक्टर में पैसा बना सकते हैं। वेरी वाइड रेंज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बैंकिंग अच्छा कर रहा है, आईटी अच्छा कर रहा है, आईटी के अंदर मिड कैप आईटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। सो कैपिटल गुड्स अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये मार्केट नैरो मार्केट नहीं है, वाइड मार्केट है। फार्मा में तो एक 7-8 साल की मंदी के बाद जो अभी शुरुआत हुई है, तो फार्मा को आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड ना देखें। मुझे लगता है अगले 3-4 साल में ये एक स्टार सेक्टर रहेगा जो 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 अच्छा कर सकता है। और सेम वे हम तो आईटी के लिए भी बोलते हैं कि आईटी में एक अच्छा ग्रोथ का माहौल रहेगा। और यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना चालू हुआ, तो जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो ओपन अप होगा और उसकी फायदा सारे आईटी सेक्टर को होगा। आपको
आपको सबसे पहली सक्सेस कहाँ मिली? काफ़ी लेट स्टेज पे वो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लेट स्टेज में एंट्री के बावजूद एक बहुत ही इनिशियल एक सक्सेस मिला था। इन्फोसिस। आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है? आपने इतने मल्टी बैगर्स बनाए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉप लॉस यही है कि जिस दिन आपको जो हम बोलते हैं चिंक्स इन दी आर्मर दिखना शुरू हो, तब वो एक टाइप का एक फंडामेंटल स्टॉप लॉस वहीं पे बनाना चाहिए। आप कितना मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाए तब आप मानते हैं कि तब मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ? मेरा ऐसा मानना है कि अगर 15 to 20% का अगर एक रिटर्न्स का अगर रेंज कर सके, उससे आई थिंक सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस लेवल पे बेचा है उससे ज़्यादा प्राइस पर आपने री एंट्री की हो? हाँ, किया है। टाटा एलेक्सी में लिया भी था, एग्जिट भी किया अच्छे एक रिटर्न्स पे, और कई सालों के बाद वापस उसमें री एंट्री भी मिली, और फिर एक अच्छा रिटर्न बनने के बाद एग्जिट भी किया। आपकी कोई मिस्टेक स्टॉक मार्केट में जो आपको फ्रेश ऑन टॉप ऑफ द माइंड हो, जिससे आपने कुछ सीखा? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई भी कंपनी, और जहाँ गवर्नेंस हिल जाता है वहाँ से वो चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। उसको अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर बर्दाश्त करते हैं तो उसकी आपको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मारुति सुजुकी ने साल 2023 में 20 लाख गाड़ियां बेचने का माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंपनी की ग्रोथ और शानदार रह सकती है। एक्सपोर्ट्स का तो बेहतर होने चाहिए। हमारा ये अंदाजा है कि इस माली साल में, मतलब अप्रैल से मार्च के साल में भी हम पिछले साल से ज़्यादा पिछले साल का आंकड़ा पार करेंगे, और उसके बाद भी एक्सपोर्ट के नंबर हमारे बेहतर होंगे। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल इंडस्ट्री का मैंने बताया, वो हम एक सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ हम देख रहे हैं। 2024 चुनावी साल है, लेकिन सरकार वित्तीय अनुशासन को लेकर सचेत है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में वित्तीय घाटा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, वित्तीय घाटा कम रखने का मतलब है खर्च कम करना या फिर आमदनी बढ़ाना? सरकार कैसे कंट्रोल करने वाली है फिस्कल डेफिसिट को? देखिए, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट में सरकार फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। अगले कारोबारी साल के लिए फिस्कल डेफिसिट सरकार बढ़ाएगी, इसकी संभावना बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। दो ही विकल्प जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये है कि चालू कारोबारी साल का जो फिस्कल डेफिसिट है 5.9%, उसी पर बरकरार रहे, लेकिन इस बात की संभावना दिख रही है कि शायद इसमें भी सरकार कटौती करे और फिस्कल डेफिसिट और सख्त करे। इस बात के भी ऐलान बजट में करते हुए सरकार दिख सकती है, यानी 5.9 से भी कम कर सकती है फिस्कल डेफिसिट। इसका भी एक विकल्प सरकार के पास है। चालू कारोबारी साल के लिए जो 5.9% का फिस्कल डेफिसिट रखा गया है, वहां भी जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं, सरकार इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है। ये 5.9% का लक्ष्य तो आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। हो सकता है एक सरप्राइज भी आए और सरकार ये भी कहे कि चालू कारोबारी साल में हमने लक्ष्य से ज्यादा बेहतर फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल किया है। और इन सब के पीछे 3-4 खास वजह है जो सरकार मान के चल रही है। पहली बात तो ये कि जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बेहतर है। चालू कारोबारी साल में 6.5% से ज़्यादा ग्रोथ होने का अनुमान है। ग्रोथ ज़्यादा होगा तो टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा, और अभी ही टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है। जीएसटी के आंकड़े को देखिए तो दिसंबर में 10% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ पिछले साल के मुकाबले। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहा है। और एक और वजह, जिस तरीके से सरकारी कंपनी और सरकारी बैंकों की हालत सुधर रही है, उनका परफॉर्मेंस आगे भी बेहतर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में उनसे जो आमदनी होगी वो भी सरकार के हिस्से में आती हुई दिखेगी, तो ये भी सरकार एक फैक्टर कर मान के चल रही है। तो हर हालात में सरकार ये मान रही है कि चुनावी साल होने के बावजूद भले ही खर्च बढ़ जाए, फिर भी सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता शायद करते हुए ना दिखे। शुक्रिया। देश भर के ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर चुके हैं। हिट एंड रन मामले में सरकार के नए कानून को लेकर ट्रक और डंपर ड्राइवरों में काफ़ी नाराजगी है, जिसे लेकर ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट सेवाएं ठप है, आवाजाही बंद है। बेसिक चीज़ें जैसे फल, दूध, सब्जी, पेट्रोल, डीजल के लिए लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंप के सामने तो अलग ही मंजर है, जहाँ लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल
पंप ड्राई होने की भी खबरें हैं। दरअसल सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर कुचल कर भागता है, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना। इससे पहले ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था। भोपाल में हाईवे पर ट्रक खड़े हुए हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र चौहान ने। हिट एंड रन के नए कानून के बाद से पूरे देश में लगातार ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। हम भोपाल के हाईवे पर है, जहां पर आपको देखिए बड़ी संख्या में ट्रक्स और बड़े टैंकर नजर आ रहे हैं, जो कि यहां पर कल से ही थमे हुए खड़े हुए, कोई भी ट्रक ड्राइवर्स अब इन्हें चला नहीं रहा है। और यहां पर कुछ ड्राइवर हम उनसे बात भी करते हैं। आप कल से हड़ताल पर हो, ट्रक आपके खड़े हुए हैं। जो कानून आया है उसके हिसाब से अगर 7 लाख का जो जुर्माना है तो 8-10 हजार कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख का जुर्माना कैसे देगा? और करवास होता है 10 बरस का, तो जो कमा के परिवार चलाता है अगर उसका 10 बरस का करवास हो जाएगा तो उसका परिवार का क्या होगा? कल से ही परसों से हड़ताल में ही खड़े हैं। सरकार से अनुरोध है इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत दिक्कत पड़ेगी इससे। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक इसमें कुछ ना कुछ सुधार नहीं होगा। हमारा यही कहना है सरकार से। तो देखिए ये भोपाल के हाईवे पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रक्स खड़े हैं और ये सभी नाराजगी जता रहे हैं और इनका ये कहना है कि काला जो कानून बना है उसको वापस लेना चाहिए और जो जुर्माने की राशि का प्रावधान किया है वो भी वापस लेना चाहिए। ड्राइवरों की हड़ताल ट्रक ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गई है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। पूरे देश के ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हड़ताल पे इस वक्त हैं, अलग अलग जगहों पे चक्का जाम हो रहा है और कारण है सरकार का भारतीय न्याय संहिता में वो कानून में बदलाव जिसमें कि हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना का जो प्रावधान रखा गया है उसके खिलाफ यहाँ रुके हैं। और क्या कहना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो इनके इन बैनर से आप देख सकते हैं, ड्राइवर रुके तो पिटे वरना जेल जाए। कहना क्या चाहते हैं यही जानते हैं। ये बताइए सर, सरकार का तो कहना है कि वो रोड एक्सीडेंट रोकना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इसके लिए उन्होंने कानून लाया है। आप लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, क्यों गलत है ये? एसी रूम में बैठ के कानून बनाना एक अलग चीज होती है, सड़क पर बैठ करके चलने में एक अलग प्रॉब्लम होती है। जब आप रोड पे चलते हैं और दिल्ली से बाहर या किसी भी हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, उस स्थिति में ड्राइवर को गाड़ी छोड़ के भागना ही पड़ेगा, वरना या तो मर जाएगा। 15,000 रुपए की नौकरी के लिए कोई अपनी जान नहीं दे देगा। उस स्थिति में जब लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क किया जाता है तो 6-6 घंटे तक पुलिस ही नहीं आएगी। वो स्थिति हम देखते हैं उस चीज। आप ये कहना चाहते हैं कि ड्राइवर की गलती नहीं है? ड्राइवर की गलती नहीं, ड्राइवर की गलती नहीं, ड्राइवर नेक्स्ट डे पेश हो जाता है उसमें कोर्ट में या थाने में जाके पेश। एक्सीडेंट होगा, वो मर्डर तो नहीं करेगा ना। आप इतने सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, आपके ड्राइवर आपसे क्या कह रहे हैं? ड्राइवर यही कह रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक ये कानून नहीं वापस होगा। हम 15,000 रुपए के लिए 5 लाख या 10 साल की कैद नहीं भुगतेंगे। बताइए, आज आप सभी की बैठक हुई यहाँ पे, आपके एसोसिएशन के अलग अलग एसोसिएशन के लोग आए, आप एसोसिएशन की तरफ से अभी हड़ताल नहीं कर रहे हैं? नहीं, हड़ताल एसोसिएशन की तरफ से नहीं हो रही है। ड्राइवर ही छोड़ भाग रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सरकार से लंबी बातचीत चलेगी। अभी गृह सचिव ने आप लोग को बुलाया है, होम सेक्रेटरी को बुलाया है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या रास्ता है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? गाड़ियां सब खड़ी हो जाएंगी, हाई पेट्रोलियम की, डीजल की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। गाड़ी तो ड्राइवर नहीं चलानी है। ड्राइवरों का कहना है बाबूजी हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, मैं 5-7 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ, 5 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा। भाई क्यों करेगा वो? अपने घर में खेती बाड़ी करेगा, ठीक है ना। वो एक छोटा मजदूर है, उसके पेट पे लात मत मारो। जे ड्राइवर जाके यहाँ गाड़ियां खड़ी करके चले गए, दोबारा 2-2 महीने वापस नहीं आएंगे ड्राइवर। तो यहाँ पे फिलहाल इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन नजर आता नहीं दिख रहा है। आज होम सेक्रेटरी ने एक बैठक जरूर बुलाई है और उसके बाद जितने एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो इस बारे में फैसला करेंगे क्या एक नेशन वाइड हड़ताल एसोसिएशन की तरफ से होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। आखिर हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवरों की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों है? नए और पुराने कानून में क्या बड़ा बेसिक अंतर है और अब क्या होगा इस पूरे मामले का? कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा? कितने दिनों तक ये विरोध चलेगा और इससे व्यवस्थाएं किस हद तक प्रभावित होंगी? आज शाम 5:57 पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ होगी बातचीत। हिट एंड रन कानून, ड्राइवर क्यों नाराज? आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िए हमारे साथ।
विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की जूम के जरिए बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी को पंजाब और दिल्ली के इतिहास में धकेल दिया गया है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भगवंत मान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जेल जाने के लिए तैयार बैठा हो। आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में क्यों मचा है गदर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर 2024 की डगर इंडिया में गदर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम शुरू हो गया है। पूरे देश में घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों को रामलला की तस्वीर और पूजित अक्षत के 4 दानों का वितरण कर रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो 22 जनवरी को अपने घर या दफ्तर के पास मौजूद राम मंदिर में जरूर जाएं और पूजा करें। गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंडीगढ़ में 3 लाख घरों में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। 10,000 के करीब राम भक्त निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। इस निमंत्रण पत्र के साथ साथ राम मंदिर का एक फोटो भी दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में जो है वो निमंत्रण पत्र जो है बांटे जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के जो राम भगत हैं उनकी ओर से चंडीगढ़ की लगभग 3 लाख घरों में जो है निमंत्रण पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। और आज देखिए एक जो है पूरे यहाँ पर जो है निमंत्रण पत्र जो है लेकर जो है राम भक्त जो है चंडीगढ़ की अलग अलग सेक्टरों में जो है निकले हैं और सुबह से ही जो है वो निमंत्रण पत्र बांटने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और एक जो यहाँ पर जो है पूरे राम मंदिर के जो मंदिर का जो एक पूरा नक्शा है वो भी यहाँ पर जो रखा गया है और पूरा राम मंदिर की पूरी जो कॉपी की तरह जो है बिल्कुल जो बनाया गया एक नक्शा है। और प्रसाद और कलश जो है राम मंदिर की ओर से जो आया गया कलश है पूरे भारत की जो भेजे गए हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिची एयरपोर्ट की एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। प्रधानमंत्री 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत तमिलनाडु से की। आज उन्होंने सबसे पहले तिरुचिरापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। त्रिची में जनसभा के दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने
राज्यों को पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे दिए हैं। तमिलनाडु में पिछले 1 साल के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के 400 दौरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में हो रहे बड़े निवेश का फायदा तमिलनाडु और देश की जनता को मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 जनवरी से आयोजित ये समिट अपने आप में खास होगा। कैसी चल रही है तैयारियां, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अभी से आपको अलग माहौल दिखेगा। चारों तरफ वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारी चल रही है। समिट को 20 साल पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2003 में समिट शुरू किया था, जो हर 2 साल में आयोजित होता है। इस बार समिट को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री 10 जनवरी को समिट का उद्घाटन करेंगे। इसी प्रकार जो डेलीगेट्स समिट में भाग लेंगे उनको लिएजन ऑफिसर से लेके और अन्य तरह की सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान दिया गया है। और राज्य सरकार आशा रख रही है कि अब तक जितने भी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट्स हुए हैं, इस बार का जो वाइब्रेंट गुजरात 10वां अंक है वो सबसे बड़े पैमाने पर और सबसे सक्सेसफुल समिट रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। दुनिया भर की एमएनसीज के लिए समिट एक मंच बन चुका है। समिट के रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ शामिल हो चुके उद्योग जगत के लोग भी मानते हैं कि इस बार का समिट खास है। जो वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक गरिमा है वो ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जितनी हो चुकी है। एंड इस बार सबसे देखने वाली बात यह है कि 20 से 25 लाख करोड़ के एमओयू वाइब्रेंट आने से पहले ही साइन हो चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस बार का वाइब्रेंट एक नई दिशा है और एक नया ही मुकाम पाने वाला है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह समिट शुरू किया था। आज ज्यादातर राज्य ऐसे समिट कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण अपने आप में खास होगा, क्योंकि जिस सेक्टर में अभी भारत प्रवेश नहीं कर पाया है उनकी शुरुआत भी समिट के बाद होगी, और वो भी गुजरात से। केतन जोशी, गांधीनगर। जापान के टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट पर 2 विमानों की टक्कर के बाद एक प्लेन में भीषण आग लग गई और थोड़ी देर में ही आग रनवे के चारों ओर फैल गई। फ्लाइट में करीब 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को फिलहाल प्लेन से निकाला जा चुका है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जापान एयरलाइंस का प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। फिलहाल फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हादसे के बाद हानेडा एयरपोर्ट के सभी रनवेज को बंद कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स को नरीता एयरपोर्ट डाइवर्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस विमान में आग लगी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें से लगभग सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं नई, ताज़ा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।